नमस्कार, कंज्यूमर स्किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। चीन के हालात ने दुनिया को डरा दिया है और इस डर से भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई और हो जिसने दूसरी लहर का कहर न देखा हो। ऐसे हालात फिर पैदा न हो, इसके चलते देश अलर्ट मोड पर है। यही नहीं, आज दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन भी भारत को मिल गई है। आखिर कोरोना को लेकर अब तक हमने क्या सीखा, क्या कमियां रह गई हैं और कैसे इन कमियों को दूर किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की, जहां कोरोना के संकट को देखते हुए एक बार फिर से मंदिर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इसी कड़ी में आज मंदिर में पूजा अर्चना समेत कई काम करने वाले 228 लोगों के स्टाफ की स्वास्थ्य की जांच की गई। इस बीच आज एक खुशखबरी भी आई है कि भारत बायोटेक के इंटरनेजल कोविड टीके को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए इसे बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस टीके में किसी तरह की सुई का इस्तेमाल नहीं होगा, इसे नाक से दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा केंद्र सरकार की मीटिंग के बाद दिल्ली के अस्पतालों में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्कैन, वर्कअप, ब्लड टेस्ट सब होते हैं। उसके बाद यदि पेशेंट सीवियर होता है और उसको लगता है कि उसको आईसीयू की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमने अलग से आईसीयू का ये व्यवस्था कोविड के लिए ही बनाया हुआ है। और आप आके अंदर देख सकते हैं कि ये जो सारे हाई एंड वेंटिलेटर्स हैं, नॉन इन्वेजिव जो वेंटिलेशन है और ऑक्सीजन बेड है। आप देख सकते हैं कि सभी बेड्स पे हमने लोकनायक में, क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है देश का, और पाइपलाइन से हमने सब में ऑक्सीजन, हर एक बेड पे पहले हम सिलेंडर से ऑक्सीजन देते थे। अभी हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बाद जो ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत किया है। पहले 5 मीट्रिक टन हमारा कैपेसिटी था हॉस्पिटल का, अभी पर डे हमारा 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कैपेसिटी है। पूरे जो बेड्स हैं सभी पाइपलाइन से ऑक्सीजन से कनेक्ट हैं। इसके साथ साथ पीएसए प्लांट्स भी हैं हमारे पास, और हमारे पास समुचित व्यवस्था है। उधर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उड़ान में कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का कोविड टेस्ट किया जाए, और अगर यात्री टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो उनके सैंपल को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। देश में कोविड की बढ़ती चिंता के बीच में सरकार एक्शन में नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने एविएशन सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है और ये डायरेक्टिव दिए हैं कि अब से जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर भारत आ रहे हैं, तो हर फ्लाइट में 2% जो इंटरनेशनल पैसेंजर होंगे उनका एयरपोर्ट पे उतरने के बाद रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। कि 2% जो पैसेंजर है वो कौन हो सकते हैं, इसका फैसला एयरलाइन को ही करना होगा। लेकिन जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर भारत आ रहे हैं उनको अब टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और जो भी सैंपल अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको जीनोम टेस्टिंग के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आगे लैब के लिए भेजा जाएगा। बहरहाल राहत की बात यह है कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 163 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,380 रह गई है, जो कि पहले की तुलना में काफी कम है। बस डर इस बात का है कि ये संख्या बढ़ न जाए। ईटी नाउ स्वदेश। तो चीन के हालात खराब हैं, जिसके चलते भारत में भी कहीं ना कहीं पहले से ही अलर्टनेस शुरू हो गई है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी पर आज हम चर्चा बढ़ाते हैं। हमारे साथ 3 स्पेशल मेहमान हैं। डॉक्टर सुभाष सालुंके, जो नेशनल टास्क फोर्स कोविड के सदस्य हैं। इसके अलावा डॉक्टर सत्यारंजन हैं, कंसल्टेंट है, पल्मोलॉजिस्ट, और डॉक्टर फराह इंगले, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल के। डॉक्टर सुभाष, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस तरह से चीन के हालात हैं और हम पहले से ही अलर्ट हो गए हैं, तो क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो चीन का वायरस है वहीं तक सीमित रहेगा और अब भारत इस बार क्योंकि पहले से ही अलर्ट है तो हम सुरक्षित रहेंगे, और अगर यही हमारा लगातार सुरक्षा के प्रति नजरिया रहा तो? हमारी जिस ढंग से तैयारियां हो रही है और जिस प्रोएक्टिवनेस से और जिस गति से हमारा प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब कुछ जितने भी इसके जो विभिन्न विभिन्न अंग हैं वो सब इसको जिस ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं
उसके लिए जो तैयारी चल रही है उससे बहुत मुझे एक इस विषय का जानकार होने की वजह से मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों की तैयारी अच्छी हो रही है। किंतु उसके साथ में डर इस बात का भी है कि हमें जितनी तैयारी हम कर रहे हैं उतनी तैयारी सफिशिएंट है या उससे भी ज्यादा हमको जैसे बैकअप प्लान जिसे कहते हैं उसकी भी तैयारी करके रखना चाहिए। जैसे पिछले 2 जो वेव्स आए थे हमारे वेव 1 वेव 2 में, कि जिसमें पर्टिकुलरली डेल्टा के दरमियान हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है चीन का जो फिलहाल जो वेरिएंट वहां चल रहा है BF.7, ये हमारे पास पहले आ चुका है और हमारे देश में इस वेरिएंट से इन्फेक्शंस हो चुके हैं। ओमिक्रॉन का तो हमें बहुत बड़े पैमाने पे हमने सामना किया है। 95-96% इंडियंस को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुके हैं और उसकी वजह से दोनों चीजें, एक तो नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से और दूसरा वैक्सीनेशन की वजह से, मुझे लगता है इस स्थिति में, आज की स्थिति में हमारी जो सिचुएशन है काफी अच्छी है, इतना ही मैं कह सकता हूं। जिस तरह से हमने पहली लहर देखी, थोड़ी सी तैयारी की, दूसरी लहर देखी, उस समय हम तैयारी नहीं कर पाए लेकिन फिर भी उससे बहुत कुछ सीखा। फिर तीसरी लहर देखी, उसमें हमने काफ़ी कुछ कवर किया और एक तरह से कोरोना में उसमें जीत पाई। क्या ये 3 अनुभव इस बार हमें काम आएंगे और आम लोग भी जल्दी से समझ पाएंगे कि किस तरह से बचना है? क्योंकि पहले वाली में तो बहुत समझाना पड़ा था कि ऐसे करो वैसे करो। इस बार इतने जो तीनों अनुभव हैं 3 बार के हमारे, कितने कारगर साबित हो सकते हैं ये? डेफिनेटली बहुत ही, ये तीनों अनुभव और बहुत पुराने नहीं है, 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर सब कुछ। जब हमारे पास कुछ जानकारी थी नहीं, हमारी तैयारी कुछ भी नहीं थी, उस स्टेज से लेके 1-2 साल के अंदर अंदर हमें उसके लिए सफर भी होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि काफी लोग हमारे गुजर भी गए, लिटरली मिलियंस को इन्फेक्शन भी हुआ। तो ये पूरा जो टॉर्चर है उससे हम लोग गुजर गए हैं। 3 साल में हमें काफी सीखने को मिला है, प्रशासन भी सीखा है और लोग भी सीखे हैं। ये बात अलग है कि हमारे लोगों ने 8-10 महीने से इसके पूरा कोविड के बारे में अपनी जो एक तैयारी होती है खुद की, सेल्फ प्रिपेयर्डनेस और पर्टिकुलरली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी लापरवाही दिखा रहे हैं जनरल पब्लिक के अंदर। उसके बारे में उतनी जो इंटेंसिटी है वो कम हुई है, जानते भी ये नेचुरल फिनोमिना है। फिर भी मुझे लगता है कि जैसे ही ऐसे प्रकोप बढ़ेगा ऐसा लगा तो लोग बिल्कुल इकट्ठा आएंगे। अब हमें या प्रधानमंत्री जी को कुछ अभी थालियां बजाने का और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी लोग काफी इससे सीख गए हैं और मेरी खात्री है कि लोग आगे आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में निगेटिव पॉइंट ये भी है कि मुंबई शहर में भी हार्डली 25% लोगों ने बूस्टर डोज लिया है। ऑल ओवर इंडिया इसकी परसेंटेज 20-22 के दरमियान ही है, ज्यादा से ज्यादा 25 के दरमियान है। ये अच्छी बात नहीं है। तो बूस्टर डोज अगर हम सब लोग ले, जिन्होंने नहीं लिया वो, तो एक अच्छी तरह से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, सिक्योरिटी के लिए जिसे कहते हैं, पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में हम लोग और ज्यादा तैयार रहेंगे। तो आपके माध्यम से मेरी अपील सबको है, पर्टिकुलरली विशेषता जो लोग सीनियर सिटीजन्स है, कोमॉर्बिडिटी में ज्यादा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, सबको मालूम है हमारी खुद की स्टेटस क्या है। सबको मैं अपील करूंगा कि ये बूस्टर डोज जरूर ले अगर आपने नहीं लिया है, और उससे हमें डेफिनेटली फायदा होगा। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और खुद कोमॉर्बिड है, उनको तो मैं अपील जरूर करूंगा कि आप फिर वापस मास्क का वापस उसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। काफी लोग ये कहते हैं कि क्या मास्क का फायदा? मास्क का फायदा है, केसेस कम है, इन्फेक्शन भी कम हो सकता है, फिर भी मास्क का इस्तेमाल उपयोगी है, फायदेशीर है। जो भी लोग मास्क के बारे में डाउट रेज करते हैं उनको इग्नोर करो। जो कहते हैं कि मास्क का फायदा है कि या मास्क नहीं है, एक बार फिर से जरूरी होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। हाँ। और पर्टिकुलरली जिस एरिया में जहां आप जाते हो, एयर कंडीशन रूम है, वेंटिलेशन ठीक तरह से नहीं है,
काफी लोग इकट्ठा आ रहे हैं। और हाँ, अभी तो जो सर्दी का सीजन चल रहा है, इतने वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सर जैसे जुकाम की बात कर रहे हैं, तो क्यों हम रिस्क लें? सिंपल सी चीज अपने हाथ में है, बहुत सिंपल सी चीज हाँ, है। ये भी देखा गया है कि मौसम का कोरोना के जो वायरस है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। डॉक्टर फरहान, जिस तरह से डॉक्टर सुभाष बता रहे हैं कि एक तो काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे तो उनमें नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। दूसरी, जो पहली डोज काफ़ी लोगों ने ली है, लगभग 102 करोड़ लोगों ने जो पहली डोज ली है, दूसरी डोज भी लगभग 95 करोड़ लोगों ने ली है। तो बूस्टर डोज की भी बात बाद में करते हैं, लेकिन पहले ये समझ लें कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है और ये वैक्सीनेशन हो चुका है डबल डोज का, क्या इनके आधार पर यह समझ लिया जाए कि हाँ, हमें इस बार कोरोना की जो हमने लापरवाही भी की, कोरोना हो सकता है लेकिन हम उतने खतरनाक स्थिति में नहीं आएंगे जैसे चीन था या जैसे हम डेल्टा के टाइम पे थे? डॉक्टर फरहान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे दोबारा से आपसे जुड़ने की। डॉक्टर सत्यरंजन, आपसे ही ये सवाल पूछ लेते हैं जो मैं डॉक्टर फरहान से पूछ रहा था। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली जो नई स्टडीज हुई है, जो BF7 वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जो है, इस पे क्या कहा जाता है, जो इसका न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस जो होती है, जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी जो वैक्सीन से जनरेट होती है, इम्यूनिटी पावर, तो इसको जो न्यूट्रलाइजेशन करने की पावर है ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 की, वो अराउंड 4.4 फोल्ड ज्यादा है पीछे वाले ओमिक्रॉन के हिसाब से। तो जो भी बूस्टर डोज हमने लिया है सेकेंड डोज तक, तो उनको भी ये होने के चांसेस हैं, ज्यादा इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। 4.4 टाइम्स न्यूट्रलाइजेशन पावर ज्यादा है इस म्यूटेटेड वायरस का। तो इसलिए थर्ड एंड फोर्थ डोजेस, जो बूस्टर डोजेस उसके बाद सेकेंड डोज के बाद जो थर्ड एंड फोर्थ डोजेस, उसको भी लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, जितना हो सके। जो भी सीनियर सिटीजन हैं, जिनको भी कोमोर्बिडिटी डिजीज हैं, अगर वो थर्ड बूस्टर ले पाए या फोर्थ बूस्टर के जो हम थर्ड लिए फोर्थ ले पाए, तो वो सबसे ज्यादा अभी फायदेमंद स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड डोज का इफेक्ट है वो मोस्टली इतना अभी नहीं मिलेगा देखने को इस वेरिएंट से। इसलिए ये वेरिएंट उसको इफेक्ट कर सकते हैं उन लोगों को जो सेकेंड डोज वैक्सीन के बाद अभी कोई फ्रेश बूस्टर वैक्सीन नहीं लिए हैं। अच्छा डॉक्टर सत्यरंजन, ये समझना चाहेंगे कि जैसे किसी ने पहली डोज ली, फिर दूसरी डोज ली, अब बूस्टर की बारी आई तो उसने लापरवाही कर दी, और ये लापरवाही ये लगा लो कि काफ़ी लंबा समय हो गया है, जिसने मान लिया जाए 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 7 महीने से ज़्यादा हो गए, तो कम समय में कब, मतलब समझना ये चाहूँगा कि कब ये बूस्टर डोज लगानी चाहिए और कितना ज़्यादा लंबा गैप होने पे कितने ज़्यादा ये इसकी इम्यूनिटी या इसकी पावर जो है वो कम हो जाती है? हाँ, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तब हमें ये आइडिया था कि जो वैक्सीन हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले के वेरिएंट को दिया गया था, जो डेल्टा था, और उसके लिए तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर है इट वाज अराउंड 7 to 9 मंथ्स हम कैलकुलेट करके चल रहे थे। उस टाइम पे यही था कि 7 to 9 मंथ्स ही इसकी इम्यूनिटी रहेगी, इसीलिए ये बूस्टर थर्ड बूस्टर का आया था कि हमें थर्ड बूस्टर देना है। उसके बाद जब ओमिक्रॉन आया था तो मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स और इन सबको थर्ड बूस्टर देने के लिए पहल चालू हुई थी। तो मोस्टली जो सेकेंड बूस्टर के बाद जिन्होंने नहीं लिया है, सेकेंड डोज के बाद वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज नहीं लिया है और उसको मोर देन 7 to 9 मंथ्स हो चुके हैं, तो दे आर मोर, मतलब उन लोगों को हो सकता है फिर से इन्फेक्शन, चांसेस आर मोर। बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष, एक चीज़ और ये है कि अभी सरकार ने कहा है कि जो नया वेरिएंट आया है उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, तो भारत में क्या स्थिति है जीनोम सीक्वेंसिंग की, कितना कारगर है, और क्या आपको लगता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम उतनी तरह से तैयार नहीं हैं जितनी तरह से होना चाहिए? क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था कि इसमें रिजल्ट बहुत देर में आते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं, तो लेकिन वायरस के लिए तो ये तो बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, तो ये तो बहुत तेज़ी से फैल जाएगा जब तक रिजल्ट आएगा, ये सीक्वेंसिंग होगी। क्या आपको लगता है इसमें बड़ी चुनौती है भारत के लिए? आई थिंक, मुझे लगता है कि ये इस पर्टिकुलर एरिया के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, हैप्पी नहीं हूँ। मालूम था कि हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो कैपेसिटी वाले लेबोरेटरीज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं,
और जरूरी है कि हम उसकी जो नंबर है वो बढ़ाएं। पहले बिल्कुल शुरू में तो ये हार्डली एनआईवी या जो कुछ बिल्कुल मिनिमम नंबर के लेबोरेटरीज थे कि दोज हु आर इन पोजीशन टू डू द सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग। बाद में सेकंड वेव के दरमियान उसकी संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपको यानी एज अ दे हमारा एज अ कंट्री हमें इसका जो नंबर है, इसकी जो कैपेसिटी है वो निश्चित तरफ से बढ़नी चाहिए। एटलीस्ट पर स्टेट 1 तो होना ही चाहिए, ताकि ये जो आप बोल रहे हैं कि जिसमें आपकी जो डेज जितने समय लगता है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग इज द की राइट नाउ। आज के स्थिति में हमें ये अगर ठीक तरह से और इन एडवांस मालूम हो गया कि ये जो वैसा तो ये जो BF.7 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, उसमें नया कोई बात नहीं है। वो चाइना में वो हवा कर रहा है, हमारे पास उसने किया नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे पास उसके बारे में इम्यूनिटी है, उसमें सवाल नहीं पैदा होता। उसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की बहुत जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये छोड़ के क्या होता है, जब वायरस इतने बड़े संख्या में लोगों में जब मल्टीप्लाई होता है, मिलियंस ऑफ लोगों में इन्फेक्शन हुआ, तो उन लोगों में भी उसका जो चेंजेस जो होते रहते हैं, जो वायरस की वो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि दे गो ऑन म्यूटेटिंग। तो ये जो म्यूटेशन हो रहा है, चाइना में हो रहा है, हमारे देश में अभी नंबर बहुत कम है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो कोमॉर्बिड हैं, जिनमें एक प्रकार की ऐसी परिस्थिति होती है जिनमें वायरस काफी देर तक रहता है और वो बदल सकता है और वो रिस्की हो सकता है। तो इसकी जानकारी केवल जीनोम सीक्वेंसिंग से ही मालूम हो जाएगा, RT-PCR से ये जानकारी आती नहीं। इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और वो टूल हमें उसके लिए लगने वाले जितने भी लेबोरेटरीज है उनकी संख्या बढ़ानी ही चाहिए। आज की स्थिति में मुझे लगता है, अच्छा एक चीज ख्याल में रखिए, ये पैंडेमिक अभी इतने जल्दी जाने वाला नहीं है। ये जो कोरोना वायरस किसी न किसी स्वरूप में अगले कई साल रहेगा पक्का, ये समझ के चलिए। ये कोविड या कोरोना, ये दो चीजें हमारे डिक्शनरी से इतने जल्दी ऑल ओवर द ग्लोब जाने वाले नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारी पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी बढ़ानी है, लोगों को मैनेज मीन्स प्रॉपर क्लिनिकल ट्रीटमेंट करना है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है और लैब कैपेसिटी बढ़ानी है। ये बेसिक चीजें हैं। अब हमारा देश 6 महीने 7 महीने शांत रहेंगे हम लोग, बहुत केसेस कम हो रहे, होने दो, अब कुछ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना। हाँ बिल्कुल हमें इस पीरियड जो शांति का पीरियड होता है, जब इन्फेक्शन लेवल बहुत कम होते हैं, जब ये मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी दोनों कम होते हैं, तब हमारी तैयारी पूरी भरकस होनी चाहिए। अब हम बोलेंगे ऑक्सीजन, अभी देखिए आप बता रहे थे शुरू में कि पहले ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज थी, अभी कैसे हमारे पास कैपेसिटी बढ़ गई। और ये इसका सातत्यपूर्ण ढंग से उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। ये एक टाइम करके 6 महीने करके रुकने वाली चीज नहीं है। ये तो एक तरह से अब लंबे समय तक ये चलता रहेगा और लंबे समय तक हमें किसी न किसी तरह से इससे बचना भी है और दूसरों को बचाना भी है। डॉक्टर सत्यरंजन, एक और चीज़ है कि वैक्सीनेशन को लेकर ही बात हो रही थी कि बहुत से लोगों ने पहली डोज, बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहली डोज लगाई, बहुत से ने दूसरी लगा ली, बहुत से ने तीसरी लगा ली। चलिए, जो बूस्टर डोज केवल 26% लगी है, कुछ लोग लापरवाही करें, लेकिन कुछ लोग इतने सावधान है वो चाहते हैं कि चौथी डोज लगाई जाए। तो क्या उनको चौथी डोज लगा देनी चाहिए? इसकी अब प्रोसेस क्या है? क्या सरकारी अस्पताल या जो भी अस्पताल है वो चौथी डोज लगाने के लिए तैयार हैं? नहीं, अभी एक्चुअली जो थर्ड डोज ही सबको 26% जो भी आपने कहा उसी रेट से पे है। तो उसके बाद सारे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो बंद हो गई, वैक्सीनेशन ड्राइव भी बंद हो गई। अब उसके बाद वो हट ही गया था। तो फोर्थ डोज की बात जब आती है तो हमारा अभी कंट्री में तो ये फैसिलिटी है नहीं कि फोर्थ डोज का, लेकिन ये कराना पड़ेगा। जब बाहर का देख रहे हैं कि चीजें इतनी वर्सनिंग हो रही है, तो जितनी जल्दी हो सके जो लोग थर्ड डोज लगा चुके हैं और टाइम हो चुका है, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स है, कोमोर्बिडिटीज जिनको है, लिवर किडनी की डिजीजेस हैं, उन सबको तो एटलीस्ट अगर फोर्थ डोज अवेलेबल करा पाए तो ये जो वेरिएंट आ रहा है, जो भी जिस रेट से चाइना और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में ये फैल रहा है, अगर उस तरह सा उसका 20-30% भी इंडिया में
दिखाया संक्रमण, तो एटलीस्ट उन लोगों को जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं, अगर हम उनको डिटेक्ट करके उनको 4th डोज या एटलीस्ट 3rd डोज लगा पाए, जो भी पहल हो सके सरकार से जितनी जल्दी हो सके, देन उनके लिए फायदेमंद है। बहुत यूजफुल स्टेप होगा। ठीक है, डॉक्टर फरहान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर फरहान, एक और चीज़ आपसे समय पूछ रहे थे, आवाज़ चली गई थी। कोविड को लेके जैसे पहले हम जो तैयारी कर रहे थे बहुत टाइम लग रहा था, अब हम पे काफ़ी सालों का अनुभव है और काफ़ी हमने देख भी लिया है। तो एक तो ये समझना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति आती तो अस्पताल कितने दिन में तैयार हो जाएंगे कोविड को लेके, और दूसरा नेजल वैक्सीन को लेके भी आपसे समझना चाहूँगा कि जो नेजल वैक्सीन आने से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो कितना मजबूत हुआ है। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि जब शुरुआत हुई थी कोविड की, जब तो ये बीमारी सबके लिए न्यू थी, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी न्यू थी, क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या करना चाहिए, वो हमें किसी को भी पता नहीं था। अब हम लोग काफी सीख चुके हैं और मुझे लगता है अभी तक तो भारत में इतना अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन बाजू बाजू के देशों में जो स्थिति है वो देखते हुए ऐसा कभी भी हो सकता है कि हमारे पास भी नंबर ऑफ केसेस में बढ़ोतरी जल्दी हो भी सकती है, जबकि हमारे पास वैक्सीनेशन काफी अच्छी तरह से हुआ है। लेकिन जैसे अभी पैनलिस्ट डॉक्टर्स ने बताया है कि बूस्टर डोजेस अभी भी काफी लोगों ने नहीं लिए हैं, और ये वायरल बीमारी है कोविड। वायरसेस में जैसा आप सबको पता है कि म्यूटेशंस होते रहते हैं, कभी भी सीरियस म्यूटेंट अगर आ जाता है तो खतरनाक पैमाने पे हो सकती है। तो मुझे लगता है तैयारी की जहां तक बात है, अभी हम लोग को पता है कि क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और जल्दी ही हो सकती है। बेड्स भी अवेलेबल हो सकते हैं जल्दी। पहले जो इमरजेंसी आई थी, पैंडेमिक शुरुआत हुई थी तो बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन अब सब कुछ ट्रेन हो चुके सब लोग, तो आई डोंट थिंक कि इतना प्रॉब्लम होगा। अगर केसेस बढ़ते हैं तो मेडिकल फ्रेटर्निटी तैयार है, और अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट जैसा हमेशा रहता है तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हम लोग कर पाएंगे, तैयारी कर लेंगे। और दूसरी वैक्सीनेशन की जहां तक बात है कि 2 डोजेस तो लोगों ने लिए थे, लेकिन प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज में अभी भी काफी लोग नहीं लिए हैं। जैसा कि उसका जो अपना फिगर है, आंकड़ा है बूस्टर डोजेस का, वो काफी कम लोगों ने लिया है। अगर लोग आगे आके बूस्टर डोज लेते हैं तो अगर बीमारी भी होती है तो इतनी सीरियस नहीं होगी, ऐसा हम होप करते हैं। हॉस्पिटल एडमिशंस भी कम लगेंगे, सीरियसनेस, मोर्टेलिटी या डेथ रेट्स भी अगर आप वैक्सीनेट करते हैं तो कम हो सकते हैं। एंड नेचुरल इम्यूनिटी भी है, लेकिन कब तक नेचुरल इम्यूनिटी रहेगी ये भी क्वेश्चन मार्क है, इसलिए वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। और वायरस बीमारी होने की वजह से अगर चाहिए तो ये हो सकता है कि हर साल आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, पड़ने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, हम पे टाइम कम है। डॉक्टर सत्यरंजन, आखिर में आपसे एक सवाल समझना चाहूँगा, वैक्सीन को लेके क्या हम मिक्स वैक्सीन लगा सकते हैं, वो ज़्यादा कारगर है, या जो सिंपल एक ही तरह की वैक्सीन चल रही है, अगर कोविशील्ड चलती है तो कोविशील्ड ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ, जो क्रॉस वैक्सीन जिसको कहते हैं, क्रॉस वैक्सीन जिन्होंने पहले कोविशील्ड लगाया है अभी वो वैक्सीन लगाना चाहते हैं, इससे क्रॉस वैक्सीनेशन में या मतलब जितना भी स्टडीज हुए हैं क्रॉस वैक्सीनेशन में ज्यादा फायदा है। स्टडीज जो बाहर भी पब्लिश हुए हैं, जो फाइजर के वैक्सीन हैं, और वो अगर इंडिया में आ सकते थे जो कोविशील्ड के बाद लग सकते फाइजर के वैक्सीन, तो उससे हमें ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट आता है, ज्यादा मतलब सुपर एडेड जो प्रोटेक्शन होता है ज्यादा बेटर रहता है देने सिंगल वैक्सीन के 3 या 4 डोज लगाने से। लेकिन शायद स्लॉट बुक करने में दिक्कत हो सकती है, शायद स्लॉट में वो सुविधा नहीं है ना? स्लॉट बुक करने में तो दिक्कत होगी, उसको स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन वही है कि जितना जल्दी वो पहल स्टार्ट हो पाएगी, जो सबको ये समझना जरूरी है कि अगर ये स्टडी में प्रूवन है तो अगर ये हम जल्दी से पहल करें कि इसको स्लॉट बुक करके 3rd या बूस्टर डोज हम क्रॉस वैक्सीन लगा सकें तो वो बहुत ज्यादा फायदा करेगी। बिल्कुल। डॉक्टर फरहान, कुछ रिपोर्ट आई हैं, मतलब रिपोर्ट तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन कुछ ऐसी तरह की बातें आई हैं कि लोग जिन्हें कोरोना हुआ था या जिन्होंने वैक्सीन ली थी वो हार्ट अटैक से अचानक से कई लोग हैं जो मरे, जिसका कनेक्शन जोड़ दिया गया है। इस बात को लेकर कितनी सच्चाई है और इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या वाकई में कोरोना या वैक्सीन के साइड इफेक्ट माना जाए इनको?
नहीं, कोई देखो, वैक्सीन में भी जैसे कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसी दवाई से सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है, कोई दवाई से जानलेवा प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, वैसा वैक्सीन से भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमने भी कई केसेस देखे हैं, वो बीमारी के वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वैक्सीन के वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। काफी केसेस इवन पैरालिसिस के भी रिकॉर्डेड हुए हैं कोविड वैक्सीन लेने के बाद में। अच्छा। लेकिन फायदा जो हुआ है वैक्सीन के वजह से वो ज्यादा था। तो अगर आप देखेंगे तो रिस्क बेनिफिट रेशियो अगर आप लेते हैं तो बेनिफिट ज्यादा है। अब जिन पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस ऐसा कहे गए हैं तो उनमें कोमॉर्बिडिटीज भी थे, दूसरी बीमारियां थी, एज एक फैक्टर था, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम था, किसी को ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम था, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स भी थे। तो उसके वजह से भी हो सकता है उनको कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे। यानी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको कैसा था, उसमें वैक्सीन किस तरह से रिएक्ट किया या कोरोना जो वायरस था किस तरह से रिएक्ट किया, इसके बाद इन चीज़ों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जो मेहमान थे, सुभाष जी आपका भी, सत्यरंजन जी आपके, डॉक्टर फरहान आपका भी, आपने इतने इंपॉर्टेंट जानकारी दी। आखिरी में एक पॉइंट अगर आप इजाजत देते कहूंगा, जी जल्दी से। वैक्सीनेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होके हार्ट अटैक आए, ये प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट अभी हुआ नहीं है। वायरल इन्फेक्शन इटसेल्फ, यानी जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वैक्सीन आज के स्थिति में हिंदुस्तान में, अपने देश में जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं काफी सेफ है। बिल्कुल सर, हम माफी चाहेंगे, टाइम कम है। आपकी बात हम समझ गए हैं कि वैक्सीन को एक तरह से बिल्कुल सेफ है और उसका इस तरह की बीमारियों से या हार्ट अटैक से कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। कंज्यूमर किंग में इतना ही, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।